हेलो फ्रेंड्स, लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब के फर्स्ट वीडियो में हमने स्लैब डिज़ाइन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था और फिर मैंने आपको कई सारे पैरामीटर पे स्लैब को क्लासीफाई करके बताया था। मैंने आपसे कहा था कि हम स्लैब को कई सारे पैरामीटर पे क्लासीफाई कर सकते हैं और फिर उसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं उसकी भी बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है और फ्लैट स्लैब क्या होता है, इन सबको डिस्कस किया था और इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं उनको भी डिस्कस किया था। अब आज हम आगे चलते हैं और इस डिज़ाइन ऑफ स्लैब के सेकंड पार्ट में हम कुछ और कंसेप्ट की बात करते हैं। तो शुरुआत करता हूं और सबसे पहले हम कोडल प्रोविज़न ऑफ स्लैब की बात करते हैं। तो मैंने हेडिंग डाली यहाँ पे और मैंने लिखा कि कोडल प्रोविजंस फॉर सॉलिड स्लैब, कि सॉलिड स्लैब के लिए कोड में मतलब IS 456-2000 के अंदर जो प्रोविज़न गिवन है उनकी बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फर्स्ट प्रोविज़न क्या कि नॉमिनल या क्लियर कवर जैसे आप बोलते हैं, मिनिमम 20 मिलीमीटर क्लियर कवर इज़ प्रोवाइडेड करस्पॉन्डिंग टू माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, कि एक्सपोजर कंडीशन अगर चेंज होगी तो फिर उसकी जो थिकनेस है, मतलब जो क्लियर कवर की थिकनेस है वो भी इंक्रीज़ होगी या वो भी चेंज होगी। लेकिन माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो हम मिनिमम थिकनेस कंसीडर करते हैं स्लैब में, कवर की थिकनेस वो 20 मिलीमीटर लेते हैं। ठीक, अब रेनफोर्समेंट की बात करते हैं कि यहाँ पे हम मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि बार डायमीटर शुड नॉट बी मोर देन d/8, कि जो भी स्लैब की थिकनेस होती है जिसे आप डेप्थ बोलते हैं d/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बार का डायमीटर। ठीक, मतलब जो स्लैब में आप मेन रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं उस मेन रेनफोर्समेंट का डायमीटर d/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये पहली चीज़। अब मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं वो उसकी बात और करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मिनिमम रेनफोर्समेंट और ए पार्ट में लिखा कि 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील मतलब Fe 250 स्टील अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जो मिनिमम रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे वो 0.15% प्रोवाइड करोगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और अगर आप HYSD बार यूज़ कर रहे हैं मतलब Fe 415 स्टील यूज़ कर रहे हैं या Fe 500 स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने कहा कि 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर HYSD बार, कि HYSD बार के लिए 0.12% ग्रॉस एरिया का हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कि जो भी ग्रॉस एरिया होगा उसका 0.12% हम मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब आगे चलते हैं और क्यों प्रोवाइड करते हैं उसकी बात और कर लेते हैं। तो मैंने कुछ नोट डाल के यहाँ पे लिखा और पहले पॉइंट में लिखा कि ये जो हम रेनफोर्समेंट लिखा है मिनिमम रेनफोर्समेंट, ये दोनों डायरेक्शन के लिए वैलिड। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि अबव वैल्यूज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट आर वैलिड फॉर बोथ डायरेक्शन, कि ये जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और लेटरल डायरेक्शन दोनों ही डायरेक्शन में वैलिड होती हैं। ठीक है, अब एक सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा कि मिनिमम रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ टेम्परेचर एंड श्रिंकेज इफेक्ट, कि अब हमारे दिमाग में आता है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड क्यों किया जाता है वो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर इफेक्ट को एकोमोडेट करने के लिए या श्रिंकेज इफेक्ट को एकोमोडेट करने के लिए हम मिनिमम रेनफोर्समेंट स्लैब के अंदर प्रोवाइड करते हैं और उनकी वैल्यूज़ ये लिखी हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं और एक थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर मेन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी मोर देन 3D और 300 मिलीमीटर विच एवर इज़ लेस, कि जो मेन रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं मतलब जो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए एक अगर वन वे स्लैब की बात करता हूँ तो वन वे स्लैब में तो एक रेनफोर्समेंट हम कैलकुलेट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे और दूसरी डायरेक्शन में मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। जब टू वे स्लैब की बात करोगे, टू वे स्लैब डिज़ाइन करेंगे तो दोनों ही डायरेक्शन में हम रेनफोर्समेंट डिज़ाइन करते हैं मतलब कैलकुलेट करते हैं, तो फिर उसमें हम दोनों डायरेक्शन में डिज़ाइन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मिनिमम रेनफोर्समेंट यहीं से निकलेगा। ठीक, और मिनिमम रेनफोर्समेंट की वैल्यू दोनों के लिए यही होगी। ठीक है, अब जो मैं आपसे बोल रहा था कि मेन रेनफोर्समेंट जो आप प्रोवाइड करते हो उसके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो 300 मिलीमीटर या 3D
डी मतलब डेप्थ ऑफ जो डेप्थ ऑफ स्लैब है वो है ये, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब स्पेसिंग जो होगा वो मैक्सिमम स्पेसिंग इतनी दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और सेकेंडरी रेनफोर्समेंट या जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बोलते हैं, उसके लिए भी स्पेसिंग कुछ गिवन है, वो भी कोड में दी हुई है। वो क्या लिखा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स या सेकेंडरी रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी मोर देन 5D और 450 मिलीमीटर विच एवर इज लेस, कि इन दोनों में से जो भी कम होगा हम उससे कम स्पेसिंग रखेंगे दो बार्स के बीच में, ठीक है। किस डायरेक्शन में? सेकेंडरी डायरेक्शन या लेटरल डायरेक्शन, जिसे आप डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो मेन रेनफोर्समेंट है ये स्लैब में बॉटम साइड में प्रोवाइड किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मेन रेनफोर्समेंट इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड इन बॉटम मोस्ट लेयर, कि जो मेन रेनफोर्समेंट होगा वो बॉटम लेयर में प्रोवाइड किया जाएगा स्लैब में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। और डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर हम प्लेस करते हैं, ठीक। जो ग्रिड बनाते हैं उसमें मेन रेनफोर्समेंट नीचे होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर होगा लेटरल डायरेक्शन में, ठीक। अब सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो हम स्लैब के केस में जनरली दो तरह के चेक लगाते हैं, एक डिफ्लेक्शन कंट्रोल के लिए और दूसरा क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्रैकिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, स्लैब के अंदर जो हम मेन रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करते हैं उसमें जो स्पेसिंग आती है वो जनरली कम आती है जो क्रैकिंग कंट्रोल के लिए रिक्वायरमेंट होती है उससे, ठीक। मतलब ये हुआ कि क्रैकिंग कंट्रोल के लिए जो बार्स के बीच में स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है, किसके कंपैरिजन में? जो आपने मेन रेनफोर्समेंट के लिए स्पेसिंग कैलकुलेट की है उससे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रैकिंग ऑलरेडी कंट्रोल हो जाती है जब हम मेन रेनफोर्समेंट को उस डिज़ाइन स्पेसिंग पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो मतलब सीधी बात ये है कि क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए अलग से चेक लगाने की ज़रूरत जनरली हमें नहीं पड़ती। अब डिफ्लेक्शन कंट्रोल की बात करते हैं कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है स्लैब के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रोविज़न है, क्या प्रोविज़न है वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हेन टू वे स्लैब विथ शॉर्टर स्पैन नॉट मोर देन 3.5 मीटर एंड लोडिंग इज अप टू 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, देन L effective by D ratio should be less than values given in table below to satisfy deflection criteria, ठीक है। कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, मतलब स्लैब आपको एक लिमिट में डिफ्लेक्ट हो, मतलब जो लिमिट स्टेट होती हैं डिफ्लेक्शन के लिए वो विद इन रेंज हो, तो उसके लिए कुछ कोड में प्रोविज़न है। किसके लिए? L effective by D के लिए, कि अगर आपने L effective by D का रेशो इस लिमिट के अंदर रखा है तो फिर आपके लिए जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल है वो सेटिस्फाई हो जाएगा उस स्लैब के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्लैब में एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब आप देखिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए, एक पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन के लिए कंट्रोल ये L effective by D का रेशो गिवन है और इसको आप प्रोवाइड कर दोगे तो डिफ्लेक्शन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब हम स्लैब तो कितने सारे तरह की बन सकती हैं, जितने डायमेंशन की चाहें उतने डायमेंशन की हम स्लैब कास्ट कर सकते हैं। तो कोड में एक स्लैब के लिए कंट्रोल दिया है, हम उसके बेसिस पे और डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या दे रखा है वो आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि स्पैन 3.5 मीटर हो, लोडिंग अप टू 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो, तो उसके लिए L effective by D का रेशो जो होगा वो ये होगा Fe 250 स्टील के लिए और Fe 415 स्टील के लिए ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है सपोर्टिंग कंडीशन। कौन कौन सी सपोर्टिंग कंडीशन हो सकती हैं? सिंपली सपोर्टेड, कंटिन्यूस और कैंटिलीवर। 3 तरह की सपोर्टिंग कंडीशन हो सकती हैं स्लैब के लिए, ठीक है। तो उनके लिए मैंने लिखा कि Fe 250 के लिए 335 है और इसके लिए 80% करीब होता है,
ठीक है, मतलब HYSD बार अगर आप प्रोवाइड करते हो तो फिर जो डिफ्लेक्शन कंट्रोल है उसमें हम इसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब L इफेक्टिव बाय D के रेशो को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से कंडेंस के लिए ये होगा और कैंटिलीवर के लिए ये L इफेक्टिव बाय D का रेशो होगा। ठीक है, स्लैब के केस में सपोर्टिंग कंडीशन का मतलब क्या होता है उसकी बात और करते हैं। देखिए, बीम के केस में तो आपको पता है कि बीम को हम कॉलम के ऊपर सपोर्ट कर देते हैं, कि जो बीम होगा उसके रेनफोर्समेंट जो होता है उसको हम कॉलम के रेनफोर्समेंट के साथ में टाई अप कर देते हैं। ठीक है, लेकिन स्लैब को किस तरह से सपोर्ट करते हैं उसकी बात और कर लेते हैं। ठीक है, तो चाहे वो सिंपली सपोर्टेड हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे कैंटिलीवर स्लैब हो, इन तीनों ही स्लैब को हम एजेस पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जो बीम होते हैं उनके ऊपर, या अगर वॉल के ऊपर रखी हुई है स्लैब तो वॉल के ऊपर सपोर्ट कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं हम एज सपोर्टेड स्लैब। ठीक, चाहे वो 1 वे स्लैब हो चाहे 2 वे स्लैब हो, इन्हें हम एज सपोर्टेड स्लैब बोलते हैं। और वो चाहे सिंपली सपोर्टेड हो, कंटिन्यूस हो या कैंटिलीवर हो, कोई भी स्लैब हो उसको हम अगर एजेस पर रखना है मतलब वो एज सपोर्टेड स्लैब कहलाती है। ठीक है, और अगर आप स्लैब को डायरेक्टली कॉलम के ऊपर प्लेस करते हैं विदाउट बीम तो फिर उसे हम फ्लैट स्लैब बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक तरह से आप क्लासीफाई करना चाहें तो और कर सकते हैं कि एज सपोर्टेड स्लैब। ठीक है, मतलब हमने स्लैब को एजेस के ऊपर रखा है, बीम के ऊपर या फिर वॉल्स के ऊपर। ठीक है, या फिर आपने स्लैब को डायरेक्टली कॉलम के ऊपर प्लेस किया है विदाउट बीम, तो उसे हम फ्लैट स्लैब बोलेंगे। क्लियर? स्लैब के अंदर डिफ्लेक्शन कंट्रोल रहे, मतलब एक्सेसिव डिफ्लेक्शन ना हो, उसके लिए मैंने आपको अभी जो टेबल बताई उससे हमने L इफेक्टिव बाय D के रेशो को बताया। और L इफेक्टिव बाय D का रेशो अगर विद इन रेंज है, मतलब इस लिमिट के अंदर है, तो हमें एक्सेसिव डिफ्लेक्शन नहीं मिलता स्लैब के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इस टेबल से मुझे एक चीज़ और पता चली। क्या पता चला? कि जो HYSD बार होती हैं, मतलब जो हाई स्ट्रेंथ वाली बार्स होती हैं, उनके लिए स्लैब की जो थिकनेस की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक, कैसे ज़्यादा होती है वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा नोट डाल के कि हायर डेप्थ इज़ रिक्वायर्ड फॉर हाई ग्रेड ऑफ स्टील टू सेटिस्फाई डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो उसके लिए हाई ग्रेड ऑफ स्टील जो होता है उसके लिए थिकनेस ऑफ स्लैब जो है वो ज़्यादा आती है। कैसे ज़्यादा आती है उसकी बात करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पे एक चीज़ और मैंने लिखी, इन अदर वर्ड्स हायर ग्रेड स्टील प्रोड्यूसेस मोर डिफ्लेक्शन। देखिए, मैं दोनों तरह से बता देता हूँ कि आपको अगर स्लैब ये रेशो ज़्यादा है, जैसे मैंने कहा L इफेक्टिव बाय 35, ये किसके लिए था? ये FE 250 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए था। तो उससे मान लीजिए जो डेप्थ ऑफ स्लैब आई वो आ गई D1। ठीक है, और L इफेक्टिव बाय 28 जो कि HYSD बार के लिए था, उससे आपने जो स्लैब की थिकनेस निकाली वो D2 आ गई। तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि D2 जो है वो D1 से ज़्यादा होगा, मतलब स्लैब की जो थिकनेस कैलकुलेट होगी वो ज़्यादा होगी किसके लिए? HYSD बार के लिए, मतलब FE 415 स्टील हो या FE 500 स्टील हो। ठीक, अब मैंने अभी आपसे कहा था कि हायर ग्रेड ऑफ स्टील प्रोड्यूसेस मोर डिफ्लेक्शन, कि जो हायर ग्रेड ऑफ स्टील होगा वो ज़्यादा डक्टाइल होगा। ज़्यादा डक्टाइल होगा मतलब उसके अंदर इलोंगेशन ज़्यादा होगा, और इलोंगेशन ज़्यादा होगा मतलब उसके अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। ठीक, मैंने क्या बोला? व्हेन रेक्टेंगुलर स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स, कि अगर एक रेक्टेंगुलर स्लैब है और चारों साइड सपोर्टेड हो, चाहे फिर वो 1 वे स्लैब हो चाहे वो 2 वे स्लैब हो, तो मैंने लिखा कि शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन इज टेकन टू कैलकुलेट डिज़ाइन बेंडिंग मोमेंट, कि हम शॉर्टर स्पैन कंसीडर करते हैं बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अगर 1 वे स्लैब है तब तो करोगे, तब तो शॉर्टर स्पैन जो होगा उसी पे हम लोड को आधा इस बीम पे ट्रांसफ़र करते हैं, आधा दूसरे बीम पे ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, मतलब जो लॉन्गर डायरेक्शन होती है उस पे सपोर्ट नहीं है तो वहाँ पे लोड हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाते क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है। ठीक है ना, तो शॉर्टर स्पैन ही कंसीडर किया जाता है और शॉर्टर स्पैन ही डिफ्लेक्शन के लिए
सेटिस्फाई डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, और शॉर्टर स्पैन ही डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। और अगर टू वे होगा तो भी हम बेंडिंग मोमेंट तो ठीक है दोनों साइड से निकालेंगे, एम एक्स डायरेक्शन में भी निकालेंगे, एम वाई डायरेक्शन में भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है वो शॉर्टर स्पैन ही सेटिस्फाई करता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन इज टेकन टू कैलकुलेट डिजाइन बेंडिंग मोमेंट एंड टू सेटिस्फाई डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया जो है वो शॉर्टर स्पैन से ही देखा जाता है, वही सेटिस्फाई करता है। और शॉर्टर स्पैन इज कंसीडर्ड फॉर इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। तो हम जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं वो एल इफेक्टिव बाय डी के रेशियो से देखते हैं, तो उसको मैंने दूसरे वर्ड्स में ये लिख दिया। ठीक, अब अभी तक मैंने आपको जो डिस्कस किया वो मैंने आपको सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट की बात की, मतलब डिफ्लेक्शन कंट्रोल की बात की और क्रैकिंग कंट्रोल की बात की, कि क्रैक विड्थ लिमिट में रहे उसकी बात की। ठीक, अब आगे चलते हैं, और मैंने कहा डिज़ाइन फॉर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, कि स्लैब के अंदर स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट फुलफिल हो उसके लिए हम 3 कंडीशन की बात करते हैं। ठीक, 3 क्राइटेरिया हैं जिसके बेसिस पे हम स्लैब की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं या चेक करते हैं। तो देखिए कौन कौन से वो क्राइटेरिया हैं। मैंने कहा डिज़ाइन फॉर मोमेंट, डिज़ाइन फॉर शियर एंड डिज़ाइन फॉर टॉर्शन। ठीक, ये 3 क्राइटेरिया हैं जिसमें हम स्लैब को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ। जैसे फर्स्ट मैंने लिखा डिज़ाइन फॉर मोमेंट, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसी से हम डिज़ाइन करते हैं। बाकी के लिए तो हम चेक लगा लेते हैं, शेयर के लिए चेक लगा लेते हैं, और टॉर्शन के लिए क्या करते हैं उसकी बात अभी करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा डिज़ाइन फॉर मोमेंट में कि मैक्सिमम मोमेंट आर कंसीडर्ड टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ स्टील विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज डायमीटर एंड स्पेसिंग ऑफ बार, कि यहाँ पे हम डायमीटर कैलकुलेट करते हैं और स्पेसिंग ऑफ बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन मोमेंट्स जो होते हैं उनसे हम एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं और उससे डायमीटर ऑफ बार और स्पेसिंग ऑफ बार कैलकुलेट करते हैं। देखिए बीम के केस में हम अलग कैलकुलेट करते थे। बीम के केस में हम क्या करते थे, डायमीटर ऑफ बार कैलकुलेट करते थे और नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करते थे। ठीक है, क्योंकि बीम के डायमेंशन कम होते थे। यहाँ पे तो आपको स्लैब है, तो स्लैब में नंबर ऑफ बार्स तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पे कहा कि हम स्लैब के केस में स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे आगे लिख भी दिया कि रादर देन द डायमीटर एंड नंबर ऑफ बार्स एज इन द केस ऑफ ए बीम, कि बीम में हम नंबर ऑफ बार्स और डायमीटर ऑफ बार कैलकुलेट करते थे। ठीक है, आगे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, अब ये प्रोवाइड कहाँ करते हैं, इट इज़ प्रोवाइडेड अलोंग द स्पैन of the slab and necessary curtailment is made wherever it is not required। कि देखिए हम इसको along the slab प्लेस कर देते हैं बार्स को, और जहाँ पे नेसेसरी कर्टेलमेंट होता है, मतलब जहाँ पे हमें रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वहाँ पे हम कर्टेलमेंट अप्लाई करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसकी बात अभी अपन करेंगे, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा कि नेसेसरी कर्टेलमेंट इज़ मेड वेयर एवर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कि जहाँ पे स्टील की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे हम उस रॉड को कट कर देते हैं, जैसे अपन कर्टेलमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट बोलते हैं। कैसे करेंगे अभी आपको बताता हूँ। आगे चलते हैं और सेकेंड डिज़ाइन क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो मैंने लिखा डिज़ाइन फॉर शेयर। अब देखिए शेयर के जब हम बात करते हैं स्लैब के लिए, तो जो एज सपोर्टेड स्लैब होती हैं उनके अंदर जो डिज़ाइन जो स्ट्रेंथ ऑफ शेयर होती है, ठीक है, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ शेयर जो होती है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, जो नॉमिनल शेयर स्ट्रेसेस इंड्यूस होती हैं डिज़ाइन लोड के करस्पॉन्डिंग उससे। इसलिए मैंने कहा कि हम स्लैब को शेयर के लिए डिज़ाइन नहीं करते और हम सिर्फ उसमें चेक लगाते हैं। ठीक, मैंने एक लाइन और लिखी यहाँ पे, वो भी ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि नॉर्मली द थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ सो चूजन दैट द शेयर कैन बी रजिस्टर्ड बाय कंक्रीट इटसेल्फ एंड द स्लैब डज नॉट नीड एक्स्ट्रा शेयर रेनफोर्समेंट, कि हमें स्लैब के लिए एक्स्ट्रा शेयर रेनफोर्समेंट कैलकुलेट ना करना पड़े। इसके लिए हम स्लैब की थिकनेस एक
सफिशेंट रखते हैं कि वो जो कंक्रीट है वही शियर को रजिस्ट कर ले, मतलब उसके लिए मुझे शियर रेइंफोर्समेंट अलग से कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि शियर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लैब इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर देयर इज़ नो नीड फॉर शियर रेइंफोर्समेंट, कि हमें शियर रेइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती स्लैब के केस में। ठीक है, लेकिन एक फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं शियर इन्हेंसमेंट फैक्टर, तो उसकी बात और कर लेते हैं जो कि स्लैब के केस में बहुत रिलेवेंट होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि shear test on solid slab have shown that these shallow members, वो shallow member बोलते हैं उन members को जिनकी thickness less than 300 मिलीमीटर होती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा less than 300 मिलीमीटर thick have an increased shear resistance compared to member such as beam which are 300 millimeter or more in depth, कि वो मेंबर जिनकी डेप्थ 300 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है उसके कंपैरिजन में जो थिन मेंबर्स होते हैं जिनकी डेप्थ 300 मिलीमीटर से कम है उनके लिए हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें शियर स्ट्रेस, जो अभी आपको बताऊंगा कि हम एक टेबल नंबर 19 गिवन है आईएस कोड के अंदर, वहाँ से हम कंक्रीट की शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं और उसमें फिर हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसे शियर इन्हेंसमेंट फैक्टर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब ये गिवन है और शियर इन्हेंसमेंट फैक्टर जिसे अपन के बोलेंगे फॉर शैलो डेप्थ, वो क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि 300 मिलीमीटर और मोर इन डेप्थ हो किसी भी कंक्रीट मेंबर की, तो उसके लिए के की वैल्यू 1, मतलब उसके लिए जो टेबल नंबर 19 में आपको शियर स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, ठीक, शियर स्ट्रेंथ की जो वैल्यू गिवन है उतनी ही रहेंगी। लेकिन अगर डेप्थ कम हो रही है तो देखिए अगर 275 है तो उस के की वैल्यू को हम बोलेंगे 1.05, ठीक, 250 हो जाएगा तो 1.10, मतलब हम 25 मिलीमीटर स्लैब की थिकनेस कम करते जा रहे हैं और ये जो शियर इन्हेंसमेंट फैक्टर है वो 0.05 से इंक्रीज होता जा रहा है। तो देखो ये 225 हुआ तो ये 1.15 हो गया, ये 200 हुआ तो 1.20 हो गया, 175 हुआ तो 1.25 हुआ, और अगर 150 मिलीमीटर और उससे कम है तो उसके लिए हम 1.30 मानते हैं के की वैल्यू, मतलब जो के की वैल्यू है उसकी रेंज है 1 से लेके 1.30 के बीच में, इसके बीच में। ठीक है, अब देखो मैंने इसीलिए कहा कि द इन्हेंस्ड शियर जो होगा वो के इंटू टाउ सी हो जाएगा। ये टाउ सी कहाँ से मिलता है, मैंने अभी आपसे कहा कि टेबल नंबर 19 से मिलता है। ठीक, तो अब देखो मैंने इसको आगे और लिखा कि टाउ सी स्लैब के लिए क्या हो जाएगा, टाउ सी बीम इंटू के, और ये बीम के लिए कहाँ से मिलेगा, टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73 पे गिवन है IAS 456 के अंदर, और ये वैल्यूज़ भी गिवन है क्लॉज नंबर 40.2 में और पेज नंबर 72 पे ये टेबल आपको दिख जाएगी। और इसको याद रखना बहुत आसान है, 300 के लिए 1 रख लीजिए याद और 150 के लिए 1.30, तो आपको बाकी वैल्यूज़ तो याद हो ही जाएंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और अगर मान लीजिए मुझे शियर के लिए डिज़ाइन करना ही हो तो क्या कुछ उसके लिए प्रोविज़न गिवन है IAS कोड के अंदर, IAS 456 के अंदर, वो क्या हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि IAS 456 रूल्स फॉर डिज़ाइन ऑफ स्लैब्स फॉर शियर। ठीक है, कि अगर मुझे शियर के लिए डिज़ाइन करना हो स्लैब को तो कौन से प्रोविज़न हैं उनकी बात करते हैं, वो कौन से रूल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने लिखा कि नो शियर रेनफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्लैब लेस देन 200 मिलीमीटर ऑफ डेप्थ। तो जनरली हम 200 मिलीमीटर से कम ही स्लैब की डेप्थ रखते हैं। 200 मिलीमीटर मतलब 8 इंच, 8 इंच की स्लैब की थिकनेस बहुत होती है, तो उससे जनरली कम रखते हैं, मतलब आपको शियर रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो जो मैंने अभी आपसे बोला था। ठीक है, अब लेकिन अगर स्लैब की थिकनेस 200 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, तो मैंने लिखा कि इफ़ शियर रेनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड, कब होगा वो, इन स्लैब विच आर 200 मिलीमीटर और मोर इन थिकनेस, देन द स्पेसिंग ऑफ these reinforcement can be increased to D instead of 0.75 D as in case of beam। कि बीम के केस में जो हम शेयर रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग रखते थे वो 0.75 D रखते थे, लेकिन स्लैब के केस में जो स्पेसिंग रखोगे वो आप थोड़ी सी ज़्यादा रखोगे और उसको रखोगे D।
ठीक है, यहाँ पे डी जो है वो स्लैब की थिकनेस है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा इन नो केस इवन विथ प्रोविजन ऑफ shear reinforcement according to IS 456 the maximum shear stress allowed in slab due to ultimate load exceeds 1/2 that allowed in beam as given in table 20। तो टेबल नंबर 20 में मैक्सिमम अलाउएबल shear stress इन कंक्रीट गिवन है, तो उससे में वो जो वैल्यूज़ हैं वो बीम के लिए है। ठीक है, तो फिर ये जो बीम के लिए वैल्यूज़ हैं इसकी हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लैब के अंदर। ठीक, मैंने यहाँ पे ये नो केस लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम डिज़ाइन फॉर टॉर्शन की बात और करते हैं। देखिए, जनरली जो सिविल स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर बेंडिंग और शियर डोमिनेंट होता है, शियर डोमिनेट करता है, लेकिन टॉर्शन का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। लेकिन स्लैब के केस में अगर डिसकंटिन्यूस एजेस होती हैं तो वहाँ पे स्लैब के टिल्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो फिर उस केस में हमें टॉर्शनल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि टॉर्शनल रेइंफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्लैब हुज एजेस आर डिसकंटिन्यूस एंड कॉर्नर्स आर हेल्ड डाउन, कि वो एजेस जो डिसकंटिन्यूस एजेस हैं या कॉर्नर्स पे मुझे टॉर्शन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है कि वहाँ पे जो स्लैब है वो टिल्ट ना करे, इस तरह से बेंड ना हो। ठीक है, तो देखिए अब कितनी लेंथ तक हम टॉर्शन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और कितना करते हैं इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा The IS code has recommended to provide torsional reinforcement at the top and bottom in two orthogonal direction। ठीक है, कि टॉप और बॉटम दोनों साइड हम टॉर्शनल रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और कितनी लेंथ तक करते हैं, ओवर ए डिस्टेंस नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द शॉर्टर स्पैन एट डिसकंटिन्यूस एजेस ऑफ द स्लैब, कि जो स्लैब की डिसकंटिन्यूस एजेस होती हैं उसमें प्रोवाइड करते हैं, और कितनी लेंथ तक करते हैं, जो शॉर्टर स्पैन होता है, मान लीजिए शॉर्टर स्पैन 5 मीटर का है तो आपको 1 मीटर लेंथ तक टॉर्शन स्टील प्रोवाइड करना होगा। मतलब टॉर्शन स्टील के लिए हम एक जाल बनाते हैं और उसको टॉप और बॉटम में प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अब कैसे करते हैं और कितना रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा द टोटल एरिया ऑफ स्टील इन ईच ऑफ द 4 लेयर्स shall not be less than 0.75 times the area of steel required for the maximum mid span moment in the slab, कि मैक्सिमम मिड स्पैन पे जो मोमेंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो रेइंफोर्समेंट आप कैलकुलेट करते हैं उसका 0.75 टाइम्स हम एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इससे कम नहीं करते। अब कहाँ करते हैं और कितना करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लैब को बनाया और इस स्लैब के फिगर में मुझे दिख रहा है कि जो ए है ये कॉर्नर है, यहाँ पे दोनों के दोनों एजेस डिसकंटिन्यूस है, ये डी सब पॉइंट और ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे 1 कंटिन्यूस एज है और एक डिसकंटिन्यूस एज है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी पे जो आप टॉर्शन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे वो 50% करोगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि एट ए 100% टॉर्शन स्टील इज़ रिक्वायर्ड। जो आपने ये यहाँ पे कैलकुलेट किया है ये पूरा का पूरा टॉर्शन रेइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना होगा ए पे, कॉर्नर है वो, दोनों एज डिसकंटिन्यूस है इसलिए, और बी एंड डी पे हाफ ऑफ दिस रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, मान लीजिए AS है तो यहाँ पे आप कितना प्रोवाइड करोगे, 0.75 AS प्रोवाइड करोगे, तो यहाँ पे 0.375 AS प्रोवाइड करोगे A पे, सॉरी D पे और B पे, और C पॉइंट पे क्योंकि दोनों की दोनों एजेस कंटिन्यूस हैं इसलिए वहाँ पे आपको टॉर्शन रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि नो टॉर्शन स्टील रिक्वायर्ड, क्योंकि इस C पॉइंट पे ये दोनों की दोनों एजेस कंटिन्यूस हैं। ठीक, अब और कॉलम के पास में प्रोवाइड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं और लोडिंग ऑन स्लैब की बात और करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली कि लोडिंग ऑन स्लैब फॉर बिल्डिंग्स, कि हम अभी बिल्डिंग डिज़ाइन की ही बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग में 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब को हमें डिज़ाइन करना है। तो फिर बिल्डिंग के ऊपर स्लैब के ऊपर लोड कितना आएगा हम उसकी बात करते हैं। किसी भी बिल्डिंग में लोड हम कितना कंसीडर करते हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए कि हम यहाँ पे लोड हमें कैलकुलेट करना होगा। देखिए अभी मैंने आपको ना तो बीम में लोड कैलकुलेट करना बताया था, ना डबली रेनफोर्स बीम में, ना सिंगली रेनफोर्स बीम में, क्योंकि लोड जो आता है वो स्लैब के ऊपर आता है और स्लैब से ही वो ट्रांसफ़र होता है बीम के ऊपर। तो मैंने बीम पे डायरेक्टली मूवमेंट लिया था और उसके करस्पॉन्डिंग हमने डायमेंशन वगैरह कैलकुलेट किए थे, रेनफोर्समेंट कैलकुलेट किया था। लेकिन स्लैब के ऊपर हम डायरेक्टली लोड को पुट करते हैं, प्लेस करते हैं, तो फिर उस लोड को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि जो कंक्रीट का डेड लोड होता है वो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। क्यूब, ये ध्यान रखना, मीटर क्यूब, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सेल्फ वेट फॉर आरसीसी जो है वो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब सबसे पहले तो सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जो पार्टीशंस होते हैं या फ्लोर फिनिश होता है उसके लिए कितना कंसीडर करते हैं लोड, वो मैंने यहाँ पे लिखा कि वेट ऑफ फिनिश एंड पार्टीशंस, कि इसके लिए जनरली जो हम लोड लेते हैं 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं। 1 भी लेते हैं, कई सारी बुक्स में 1 लिखा हुआ है, लेकिन कोड में ये 1.5 लिखा है, और फिर नहीं तो क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो कंसीडर कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइव लोड के लिए, तो या तो गिवन होगा क्वेश्चन में, और नहीं गिवन होगा तो फिर कोड में क्या प्रोविज़न है उसकी बात करता हूँ, ठीक है। देखो मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू IS 875 कि इस कोड में आपको ये लोड गिवन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पोज्ड लोड मतलब लाइव लोड, तो वो यहाँ पे लिखा फॉर रूफ्स, मतलब जो टॉप मोस्ट फ्लोर होगा उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे जो टॉप पे होता है क्योंकि उसके ऊपर लोड आता नहीं है, ठीक है। लोड जैसे मान लीजिए कोई 5 स्टोरी की बिल्डिंग है, तो जो टॉप मोस्ट फ्लोर है या टॉप मोस्ट रूफ है उसे हम रूफ बोलेंगे, बाकी के जो फ्लोर्स होंगे उनको हम फ्लोर स्लैब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर विथ एसएस, मतलब जहाँ पे आप जा सकते हैं, जिन फ्लोर के ऊपर हम मूव करते हैं या छत यूज़ होती है उसके लिए है, और जहाँ पे एसएस नहीं होता विदाउट एसएस तो मैंने लिखा 0.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये बहुत हैवी लोड होता है, अभी आपको बताता हूँ कैसे। फिर फॉर फ्लोर्स की अगर बात करूँ कि टॉप फ्लोर को छोड़ के बाकी जो टॉप फ्लोर को तो आपने रूफ बोल दिया, तो बाकी जो फ्लोर्स हैं उनके ऊपर लोड कितना होगा उसके लिए मैंने लिखा कि 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का अगर कोई फ्लोर है तो उस पर जो लोड हम एज्यूम करते हैं लाइव लोड वो होता है 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कॉमर्शियल बिल्डिंग अगर है तो कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए जो फ्लोर पर लोड होगा वो 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होगा। और जो ऑफिस बिल्डिंग होती हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिस हैं कोई, तो उसके लिए हम 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर कंसीडर करते हैं। हालांकि कई बुक्स में इसी के आगे ये 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ही कंसीडर किया है ऑफिस बिल्डिंग के लिए भी, लेकिन मैं आपको सेफर साइड बता रहा हूँ, तो सेफर साइड याद रखिएगा कि 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हम कंसीडर करेंगे ऑफिस बिल्डिंग के लिए या पब्लिक बिल्डिंग के लिए। क्लियर? बिल्डिंग के केस में जनरली डेड लोड और लाइव लोड का जो रेशो आता है वो मोर देन 1 आता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनमें डेड लोड ज़्यादा होता है लाइव लोड के कंपैरिजन में, तो वो जो रेशो होता है वो मोर देन 1 आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब लिमिट स्टेट डिज़ाइन ऑफ स्लैब के 3rd पार्ट में हम रेइंफोर्समेंट डिटेलिंग की बात करेंगे कि सिम्पली सपोर्टेड स्लैब में, कंटिन्यूस स्लैब में या कैंटिलीवर स्लैब में रेइंफोर्समेंट की डिटेलिंग किस तरह की होती है, रेइंफोर्समेंट हम किस तरह से प्रोवाइड करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स के लिए कोफिशिएंट्स क्या लिए जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।